गाइस, कैसे हो आप लोग। कल हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म कर दिया था। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। फिर बड़ा नाम, ये चैप्टर बड़ा नाम तो क्यों होते हैं? अच्छा ठीक है। ये सब सुनने से पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, अपने दोस्त नौवीं के दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि अभी मेरा चैनल ग्रो करे और आपको सपोर्ट मिल पाए, ताकि हम आगे आगे तक 9th क्लास को अच्छे से कर पाए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत। किस चीज की? यूक्लिड। यूक्लिड एक इंसान का नाम था जो कि 640 बीसीई से 520 बीसीई तक जिंदा थे, ठीक है। 546 बीसी तक जिंदा थे। तो इनने इसी में अपने एक ज्योमेट्री बनाई, उनकी खुद की ज्योमेट्री बनाई। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो। जियो का मतलब होता है मेजर। जियो का मतलब होता है मेजरमेंट। जियो का मतलब मेजरमेंट और अर्थ, और मेट्रिक का मतलब मेजरिंग द अर्थ, और मेट्रिक का मतलब टू मेजर। टू मेजर, मेजरमेंट, किस चीज का मेजर करना है इसको। जियो को मेजरमेंट और टू मेजर, इसका मतलब किस चीज को मेजर करना है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर इन यूक्लिड महाशय ने अपनी खुद की ज्योमेट्री बनाई, जिसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। काफी सारे मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस है, इनने अपनी खुद की ज्योमेट्री बनाई, ठीक है। तो काफी अलग अलग प्रकार के आए, जैसे थेल्स भी आए, फिर काफी सारे आए, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है इसमें लैंड का मेजर किया जाता है, इसमें बहुत सारी जगह पे करते थे हम। तो इन यूक्लिड महाशय ने अपनी 3 प्रकार की जो ज्योमेट्री के अंदर अपने 3 प्रकार की चीज बनाई। पहली चीज थी, ये इंट्रोडक्शन छोड़ दो बेटा, यूक्लिड्स की डेफिनेशंस थी किसी चीज को लेकर, जिसको वो बोलते थे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। यूक्लिड जो महाशय है, इनने अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई किसी भी चीज को लेकर, जिनको बोलने लगे वो एक को एक्सियम, एक को पोस्टुलेट। क्या होता है ये? एक्सियम का मतलब होता है कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन है ना यूक्लिड, उन्हें ज्योमेट्री को एक ऐसा मॉडल के थ्रू सोचा कि उन्होंने क्या किया, पॉइंट, सरफेस, इन सब के बारे में बात की। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये सब जो चीजें है ना, इनकी बुक, एक इनकी बुक एलिमेंट के अंदर ये गई है। ये सब चीजें एलिमेंट्स, ये सब एक्सियोम, पोस्टुलेट, ये सब किसके अंदर है? बुक एलिमेंट्स के अंदर है। इस बुक एलिमेंट्स के अंदर उन्होंने सब चीज को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनने बताया है कि जो सरफेस की बाउंड्री होती है, या तो कर्व होती है या तो स्ट्रेट लाइन होती है। अब सुनो, इनके जो डेफिनेशंस थे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट, वो क्या होते हैं। एक बात इनके बारे में, ये जो है इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसीलिए ये खुद ही में एक सच्चाई है, जिससे इनको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उनने इसमें 23 डेफिनेशंस दी अपने एक्सपोजर में, जो जिसमें थी बुक 1 के कुछ पार्ट थे, ठीक है। बुक 1 थी एलिमेंट्स की, बुक वन के अंदर उन्होंने कुछ दिया था। अब ध्यान से सुनना, कुछ डेफिनेशंस दी थी। अभी मैं एक्सियोम पे नहीं आया हूँ, अभी मैं डेफिनेशन पे आया हूँ। ये तो उनके एक डेफिनेशन का पार्ट है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में जो डेफिनेशन दी थी एलिमेंट्स के बुक 1 में, उनको जरा ध्यान से सुन लो। पहली डेफिनेशन ये है, अब इसको मिटा दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक बार याद कर लो, ऐसे एग्जाम में आ जाता है क्या क्या क्वेश्चन। वो मैं तुमको घुमा घुमा के बताऊंगा कि कैसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे आता है। कैसे घूमेगा वो अपन को पता है, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड की डेफिनेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है अभी, डेफिनेशन क्या होती है यूक्लिड की, जरा ये देख लो। ब्लैक से देखते भाई, हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन है, पहली है, आ पॉइंट इज
that a point is that which has no part। एक पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है। अब भाई मैं समझाता हूँ डेफिनेशन को। देखो जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया बिंदु, ये पॉइंट का क्या कोई सर है? यहाँ पे क्या तुम्हें सर पैर दिख रहा है? इसका सर पैर आंख कान नहीं। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता ना, ये यहाँ से शुरू होता है, ये एंडलेस होता है, सिर्फ ये इतना गोल गोल होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता, सबको पता है। लेकिन उस जमाने में ये बड़ी बात होती थी। ये कहा 400 BCE में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात। यूक्लिड को एक महान मैथमेटिशियन माना जाता था इन सब चीजों को, क्योंकि ये सब उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुई ना भाई। ठीक है, तो पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका एक भी पार्ट नहीं है, सबको पता है। लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो है, ये मैंने लाइन बनाई, तो लाइन को तुम कितना भी खींच सकते हो। लाइन 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, लाइन को तुम इतना लंबा कर सकते हो, खींच के इतना लंबा कर दिया। यहां से तुम खींच के इतना लंबा कर सकते हो, फिर तुम खींच के इतना लंबा कर सकते हो। लाइन को तुम खींच के कितना भी लंबा कर सकते हो, ये बात नहीं है। लाइन बहुत लंबी हो सकती है, लाइन जो है बहुत लंबी होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, इसीलिए लाइन को क्या कहा जाता है? ब्रेथलेस लेंथ कहा जाता है। ये बात भी यूक्लिड चाचा ने कही थी। फिर ये क्या है? फिर द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन का एंड होता है ना, लाइन द, जो अच्छे से लिखता हूं, धागा आ कहां से रहा है? परेशान करके रखा है करके, इसको जरा मैं एकदम, ठीक है भाई, बड़ा परेशान कर रखा था धग्गे ने। तो सुनो, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर मैंने एक लाइन बनाई तो उसके जो एंड्स होते हैं ना वो पॉइंट होते हैं, उसके एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के एंड होते पॉइंट। और जब इस लाइन के एंड पॉइंट हो जाते तब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे? तुमने पढ़ा होगा ना, पढ़ाई की है तो। लाइन सेगमेंट ये होता है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जब लाइन के जो एंड है जब पॉइंट हो जाते तब ये लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, ठीक है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। क्या बोला? हमको कुछ समझ नहीं आया। पहले लिख लेते। The straight line is a line which lies on the पॉइंट इटसेल्फ। जो स्ट्रेट लाइन होती है, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया, तुमको दिखेगा? क्या दिख रहा है? चलो इधर बना लेते हैं ऊपर, ये वाला समझा दिया है ना, छोटा छोटा लिख दूंगी मान में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए, छोटे 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 छोटे, यहाँ पे भी जोड़ गए, यहाँ पे भी जोड़ गए, यहाँ पे भी जोड़ गए, यहाँ पे भी जोड़ गए। तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, जब हम एक इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, जब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट को एक साथ जोड़ देते हैं, तब हमारी खोज होती किस चीज की? स्ट्रेट लाइन बनती है। तब हमारी मतलब जब हम इन्फिनिटी मतलब हम अनगिनत पॉइंट बना देते, ऐसे करके पॉइंट बहुत दूर तक ले जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट बना देते हैं, तब ये बनती क्या? स्ट्रेट लाइन। समझ गए? अगर हमने पॉइंट को बहुत बहुत कम डिस्टेंस पर, एकदम कम डिस्टेंस पर, एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोप से भी कम डिस्टेंस पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं बना नहीं सकता ना, मेरे पास वो थोड़ी है। ठीक है, a surface is that which has length and breadth only। भाई ये जाहिर सी बात है ना, surface is that
लेंथ एंड ब्रेड ओनली। क्या बोल दिया भैया आपने, सबको तो पता है ये स्क्वायर बनाया और रेक्टेंगल है भाई महाशय, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की लेंथ होती है ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ होती है, रेक्टेंगल की लेंथ होती, सबको पता है। उस जमाने में नहीं पता था ना, उस जमाने में मैथ इतनी एडवांस नहीं थी, ये ब्रेड ये लेंथ सबको नहीं पता था, लेकिन तुमको तो पता है ना। ठीक है भाई, द एजेस ऑफ सरफेस एंड लाइन्स, ये भी क्या बात कर दी, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। भाई ये सरफेस मैंने अगर बनाया यहाँ पे, सुनो, मैंने यहाँ पे एक सरफेस बनाया, तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक एंड पॉइंट है, ये भी एक लाइन है, समझ गए। तो जो सरफेस होता है, जो सरफेस होता है उसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, उसके एंड पॉइंट होती है लाइंस, उसकी एंड पॉइंट क्या होती है, लाइंस होती है, वो उसका खात्मा किससे होता है, लाइन से होता है। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्या है कि मेरे को भी एक नया पॉइंट बना, नया मतलब वो बनाना है। अब चैप्टर का नाम तो देखा ही लिए हूं ना, क्या जरूरत है ऊपर छोटा सा लिख देंगे कल। ठीक है, 7th पॉइंट है, क्या दिए 7th पॉइंट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, ये एक ऐसा सरफेस होता है विच लाइज evenly on the, which lies evenly, oh on the नहीं है, with the स्ट्रेट लाइन। क्या बात कर दी, सबको पता है स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक प्लेन सरफेस है तो वो सरफेस स्ट्रेट लाइन पे, वो जो है इवनली स्ट्रेट, अगर कोई प्लेन सरफेस है वो तो स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा ना भाई, कुछ और से तो नहीं बन रहा है ना। अब ये भी नहीं पता, तो ये यूक्लिड की कुछ 7 डेफिनेशंस है जो कि तुमने 9वीं क्लास में पढ़ी, 7 डेफिनेशन। भैया 23 क्यों नहीं पढ़ाई, सुन 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 सुन, डेफिनेशन देखो, ये अभी 9वीं क्लास में सिर्फ 7 है, जब तुम जाओगे बड़ी क्लासों में तब तुम्हें और 10-15 क्या मैथ्स लोगे तुम 10th में, तब 11वीं में तो 10 15 12 13 14 15 कुछ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बन गए 7 डेफिनेशन, इसको तो याद कर लो, अभी उसकी चिंता मत करो, जो 16 बचे 7 की चिंता करो, 7 को, ये है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, याद कर लेना बेटा, एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, याद नहीं किए फिर तुम, बुरा होगा तुम्हारे साथ, बुरा होगा तुम्हारे साथ, याद कर लेना, हमने याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, डेफिनेशन हमने समझ लिया, हैशटैग डेफिनेशन को टैग कर दिया हमने। अब हम किसको टैग करें भैया, अब तो डेफिनेशन तो हो गया, अब हमने शुरुआत में वो चीज पढ़ी थी एक्सियोम, हाँ हाँ याद आया, ये 10 मिनट पहले पढ़ोगे ना एक्सियोम। ठीक है, तो आप किसको टैग करना है, एक्सियोम्स को टैग करना है। ठीक है, एक्सियोम क्या होते हैं, तो देखो उसने क्या किया, ये वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, मैंने भी 9वीं क्लास में किया था। उसने पोस्टुलेट को उसने एक शब्द बनाया, क्या शब्द बनाया, पोस्टुलेट, उसने शब्द बनाया जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। उसने इस पोस्टुलेट शब्द का यूज किस चीज के लिए किया, उसने इस पोस्टुलेट शब्द का चीज किया कि ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करने के लिए किया। जब तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तुम पोस्टुलेट को पढ़ोगे, उसको उसने इस ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज किया, पोस्टुलेट का यूज किया। फिर उसने एक्सियोम्स का यूज किया किस चीज के लिए, कॉमन नोशंस के लिए, जो कॉमन कॉमन बात होती है, कॉमन नोशंस के लिए उसने एक्सियोम का यूज किया। किस चीज का यूज किया, एक्सियोम का यूज किया, कॉमन नोशंस के लिए एक्सियोम्स, और पोस्टुलेट के लिए उसने, ज्योमेट्री के लिए पोस्टुलेट। ठीक है, ठीक है,
तो कॉमन नोशंस का यूज इसने किस लिए किया? एक्सियोम के लिए किया। पोस्टुलेट का यूज किया उसने ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करने के लिए। किसको स्पेसिफाई करने के लिए? ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करने के लिए यूक्लिड चचा ने पोस्टुलेट का यूज किया। अब पढ़ लो, ये डेफिनेशन इसकी पढ़ ली, अब इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है? के बारे में पढ़ लो। तो देखो, एक्सियोम्स का कुछ एक्सियोम के भी 7 पॉइंट है। हाला फॉर अ रीजन। एक्सियोम्स के 7 पॉइंट, हैशटैग एक्सियोम चचा को टैग किया जाए, ठीक है? एक्सियोम पहला क्या कहता है? थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another. Equal to same thing are equal to one another. क्या बोल दिया? कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल दिया? कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया। बुक में भी लिखा है भाई, इसका बुक में भी लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसी चीज जो खुद से इक्वल है, जो खुद से इक्वल है, वो दूसरों से भी इक्वल, एक दूसरे से भी इक्वल होगी। ऐसी चीज जो खुद से इक्वल है वो एक दूसरे से भी इक्वल होगी। ऐसी चीज जो खुद से इक्वल है वो एक दूसरों से भी इक्वल होगी। समझे बात को? समझे बात को? पहला एक्सियोम ये कहता है कि ऐसी चीज जो सेम चीज से इक्वल होगी वो एक दूसरे से भी इक्वल होगी। इक्वल होगी, याद कर लो भाई, इक्वल होगी, ठीक है? अब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स इफ equals are added to equals, equals are added to equals, पेन चेंज किया जाए, ये अच्छे से चल नहीं रहा है, then the whole are equal है। दो इक्वल चीज जैसे हमने ऐड की, दो इक्वल चीज 2 + 2 हमने ऐड किया, ठीक है? तो ये भी हमने ऐड किया, तो 2 और 4 इक्वली ना हुए, वो एक ही प्रजाति के ना हुए, अलग तो नहीं है ना वो। 2 और 4 भी एक ही है ना। तो अगर हम इक्वल को इक्वल से ऐड करेंगे, अगर हम इक्वल को इक्वल से ऐड करेंगे तो जो होल आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है? तो जो होल आएगा क्या आएगा? इक्वल आएगा। फिर इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर हम सेम चीज है बस सब्ट्रैक्शन कर दिया, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो जो रिमाइंडर आता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब अगर हम दो इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना बेटा, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो भी इक्वल आएगा, वो भी इक्वल आएगा। अगर हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी इक्वल आएगा, ठीक है? फिर है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन। क्या बात कर दी? अगर ये लाइन के ऊपर को एक लाइन ये है ए, एक लाइन है बी, अगर हम इस लाइन को जोड़ देंगे और वो लाइन एक साथ जुड़ रही है तो क्या है? मतलब ए बी इक्वल ही ना हुई, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना? भूल तो नहीं गया? भूल तो नहीं है ना? अगर हम किसी दो लाइन को एक साथ कोइंसाइड करेंगे और वो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगी, ऐसे बैठ जाएगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये लाइन, वो दोनों लाइन इक्वल होगी। तो सुनो, इफ 2 लाइन्स आर कोइंसाइडिंग विथ each other then both are equal। जाहिर सी बात है ना भाई, जाहिर सी बात है ना भाई कि अगर हम दो लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है तो दोनों इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी। अब अगला है। अब नीचे लिख नहीं सकता इसलिए ये सब मिटाना पड़ रहा है। देखो भाई, नीचे लिख नहीं सकता, ठीक है? होल इज ग्रेटर देन पार्ट है। जो
ये भी समझ में आता। ये मैंने क्या किया, सुन 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 मेरी बात, सुन मेरी बात। तेरे दोस्त का क्या था, बर्थडे था भाई, तुम्हारे दोस्त का क्या था, बर्थडे था। उसका एक केक था। अब उस केक को उसने सबको बांटा कि भाई ले लो, सब केक खा लो। तो उसने उस केक के 4 टुकड़े किए, क्योंकि उसके कितने दोस्त थे, 4 दोस्त थे। तो एक को मिला, राम को मिला 1/4, श्याम को मिला 1/4, सोनू को मिला 1/4 और हरीश को भी मिला 1/4। इन 4 लोगों को 1/4 मिला। तो मतलब क्या ये जो पूरा एक केक है, क्या ये जो पूरा एक केक है जो इसके तेरे तुम्हारे दोस्त के बर्थडे में मिला था, ये तुम्हारे दोस्त के बर्थडे में ये पूरा एक केक था, क्या ये इस आधे मतलब 1/4 केक के बड़ा होगा? बड़ा होगा ना। एक बड़ा केक है और एक छोटा केक है, बड़ा नहीं होगा। एक बड़ी रोटी है और एक रोटी का टुकड़ा है, तो बड़ी रोटी बड़ी होगी ना, छोटी रोटी तो बड़ी नहीं हो गई। इतना तो पता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सबसे इजिएस्ट को एक्सियोम है ये, मेरे हिसाब से सबसे इजिएस्ट एक्सियोम। थिंग्स which are double of the same things of the same thing are equal to one another, are equal to one another है। मान ले तुम 3 दोस्त हो, ये है राम, ये है तुम और ये है श्याम, ठीक है। ये है राम, ये हो तुम और ये है श्याम, ठीक है। अब देखो, जो तुम हो और ये मतलब सॉरी, ये जो राम है और श्याम है, ये राम भी मतलब राम की जो हाइट है, राम की हाइट है वो तुम्हारी हाइट के डबल है और श्याम की हाइट तुम्हारी हाइट की डबल है। मतलब राम और श्याम की हाइट बराबर ही ना हुई। अगर राम की हाइट तुम्हारी हाइट के डबल है और अगर श्याम की हाइट तुम्हारी हाइट के डबल है, तो मतलब राम और श्याम बराबर ही ना हुए। राम की हाइट तुम्हारी हाइट के डबल और श्याम की हाइट भी तुम्हारी हाइट के डबल, मतलब राम और श्याम क्या हुए, बराबर बराबर हुए, ठीक है। अब अगला एक्सियोम है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग। ये राम श्याम को मिटाओ, पहले राम श्याम को मिटाओ। सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर है। रुक जाओ लिखने दो फिर बताता हूँ। देखो, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए भाई, राम और श्याम और तुमको लिया जाए। ये हुए कौन, ये हुए राम, ये हुए तुम, ये हुए श्याम। राम श्याम और तुम। अब मान लो इसका उल्टा कर दो, राम की हाइट तुम्हारी हाइट की आधी है, राम तुम्हारा इतना है, इतना, श्याम भी तुम्हारा इतना है, तो राम और श्याम बराबर हुए। अगर राम तुम्हारी हाइट का हाफ है और श्याम तुम्हारी हाइट का हाफ है, तो राम और श्याम बराबर हुए भाई, ठीक है। राम और श्याम भाई भाई, राम श्याम भाई भाई, ठीक है। तो ये कुछ 7 एक्सियोम थे, ये भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे। नहीं किया बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। ये याद कर लेना, याद कर लेना। ये कुछ एक्सियोम से जो तुमको याद करने पड़ेंगे, कर लेना, बहुत नुकसान होगा नहीं तो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलो रिकैप करते हैं। थिंग्स जो एक दूसरे के बराबर है, वो थिंग्स जो सेम चीज के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर होगी। फिर इक्वल्स को अगर हम इक्वल में ऐड करेंगे तो आंसर भी इक्वल आएगा। इक्वल को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल आएगा। लाइन अगर एक दूसरे पे ऐसे बैठ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वल लाइन बोलेंगे। फिर जो होल है वो पार्ट से बड़ा होता है। फिर थिंग्स जो एक दूसरे की डबल है वो क्या होती है, इक्वल होती है। थिंग्स जो एक दूसरे की हाफ है वो भी इक्वल होती है। बैकग्राउंड वॉइस पे भाई प्लीज ध्यान मत देना, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। गिरे जा रहा है आज, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े।
एक्सियम पढ़ लिए। एक्सियम क्या है? कॉमन चीजें हैं, लेकिन पोस्टुलेट का यूज ज्योमेट्री में किया जाता है। एक्सियम का यूज किया जाता है कॉमन, हमारी कॉमन मैथ्स में, लेकिन पोस्टुलेट का यूज ज्योमेट्री में किया जाता है। जब तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तुम्हें पोस्टुलेट पढ़ेंगे। पूरे 9th में एक्सियम पोस्टुलेट पढ़े, तुम पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे। एक्सियम पोस्टुलेट है। थ्योरम में तुमको कल पढ़ाऊंगा, थ्योरम क्या होती है, कल कल शुरुआत में, ठीक है। कॉमन नोशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट। हैशटैग पोस्टुलेट को टैग किया जाए। पोस्टुलेट अक्ल को। पोस्टुलेट का मतलब होता है जब हम ज्योमेट्री के बारे में हम जब बताएं तब हम किसको रेफर करते हैं? तब हम पोस्टुलेट को रेफर करते हैं। तब हम पोस्टुलेट को रेफर करते हैं। जब हम ज्योमेट्री के बारे में बताएं तब हम पोस्टुलेट को रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? पहला पोस्टुलेट दिया है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन। यूक्लिड चचा ने कितने पोस्टुलेट दिए? 5 पोस्टुलेट दिए। यूक्लिड चचा ने 5 पोस्टुलेट दिए। 5 पोस्टुलेट दिए, ठीक है, ठीक है। पहला पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक जो स्ट्रेट लाइन होता है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जैसे हमने एक दूसरा पॉइंट बनाया और एक ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट का है ए और ये है बी। अगर हम इस पॉइंट को एक साथ जोड़ेंगे तब क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं? जब हम एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। फिर पोस्टुलेट 2, ये थोड़ा डेफिनेशन से भी मिलता जुलता है। है देखो, एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा है तुमने पहले चैप्टर में। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये खत्म हो गया, यहां से इतना खत्म हो गया। लेकिन जो टर्मिनेटिंग लाइन है हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, यहां से यहां तक ले जा सकते हैं और इसको ले जा सकते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले जा सकते हैं। एरो नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहिए। टर्मिनेटेड लाइन है तो इसको हम इतना 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 ले जा सकते हैं, इसको हम इतना 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 कितना भी ले जा सकते हैं, बॉर्डर खत्म हो जाएगा बनाते बनाते। तो ये टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, इसको हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इतना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब भाई, अ सर्कल में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या बात कर दी, उसके तो बिना सर्कल ही नहीं बनेगा क्या? ये तो हमको पता है, उस जमाने में नहीं पता था, फिर बोल रहा हूँ। A circle may be drawn from, किससे ड्रॉ कर सकते हैं? एनी सेंटर कॉमा रेडियस। अब एक सर्कल अगर हमें बनाना है, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, तो हम उसको सेंटर, पहले बनाने से पहले इसको जैसे मैं मिटा दूं, अगर इसको मिटा दूं तो बनाने से पहले मैं क्या करूं, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बनाऊं, फिर एक उसका रेडियस डायमीटर का हाफ बनाऊं, फिर उस रेडियस से मैं ऐसे 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 प्रोड्यूस करूं, तब हमारा बनेगा सर्कल। तो मतलब सर्कल बनाने के लिए हमें रेडियस की और सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। सर्कल बनाने के लिए हमें रेडियस और सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 4। अब भाई P4 लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया यार? अब तुम पता ही पोस्टुलेट ही पढ़ रहे क्या है? ऑल राइट एंगल्स, ऑल राइट एंगल्स को मैं आर एंगल्स बोल रहा हूँ। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बात है यार, ये कैसे थे पुराने जमाने के लोग? इक्वल टू वन अनदर।
भाई मैंने ये एक राइट एंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने ये राइट एंगल, अरे ये राइट एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। मैंने ये राइट एंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने ये राइट एंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने ये राइट एंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री होगा। दुनिया में जितने भी राइट एंगल होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। अब पोस्टुलेट नंबर 5, ये ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। All if a straight line falling on two straight line, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी सिर्फ रीड करके सुना रहा हूं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स, ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरे स्ट्रेट लाइन से फॉल कर रही, देखो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये फॉल कर रही, ठीक है। मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इट, उसके इंटीरियर एंगल्स बना रही है। ये स्ट्रेट लाइन को अगर हम दो स्ट्रेट लाइन से गुजारेंगे, ठीक है, ये लाइन है दो और इसके ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दो, ठीक है। इफ जो इंटीरियर एंगल है ये बढ़ रहे हैं सेम साइड के, दोनों ही सेम साइड में बन रहे हैं, लेस देन टू राइट एंगल्स, इनका जो मतलब क्या कर सकते हैं एंगल है वो दो राइट एंगल से, दोनों मिला के दो राइट एंगल से उनका क्या एंगल कम है। और जो दो साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये है जो दो साइड अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, इतनी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक साइड पे ऐसे मिलेगी जहां पे सम ऑफ एंगल्स जो है वो दो राइट एंगल से ज्यादा नहीं होगा। मैंने ये बोला कि देखो डायग्राम बना के तुम्हें समझा रही, तो ये सब लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लो, ले लिए, बता दूं, मैं तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनाना चाह रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देखो, ध्यान से, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गुजारी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे क्या है, अब स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकती ना यार बोर्ड पे, देखो हमें वो बहुत मुश्किल होती है बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन बनाना। ये जो दो एंगल्स होंगे, ये जो मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, ये जो दो एंगल्स बनाए हैं मैंने, तो ये दो एंगल्स लेस देन दो एंगल्स के 90 डिग्री से कम होंगे। ये जो दो एंगल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो दो एंगल्स बनाए हैं, ये दो 90 यानी 180 डिग्री से कम होंगे ये दो एंगल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कम होंगे। तो देखो अब क्या है इसमें, देखो PQ जो है ये फिगर में लाइंस AB और CD, लाइन का नामकरण कर दो, AB और CD में कुछ इस प्रकार से फॉल करता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है 1 और 2 का वो 180 डिग्री से कम है। तो ये जो लाइन करेगी AB और CD, ये इवेंचुअली PQ पे इंटरसेक्ट करेगी कि अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री से कम होगा तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। बस अगर ये मैंने दो लाइन बनाई, इसके ऊपर एक लाइन गुजारी, और ये दोनों लाइन का सम 1 और 2 का सम अगर 180 से कम होगा तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। बस इतना ही था, इतना ही था, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। अब देखो एक पॉइंट सुन लेना, ध्यान, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को, अरे यार कंसिस्टेंट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को अपन कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन और थ्योरम, प्रपोर्शन और थ्योरम, जिसका अपन यूज करेंगे, जिसका हम यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑन दिस नोट बेटा, आज की पूरी क्लास देखने के लिए मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय।